मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, आखिर तुम मुझको कब तक रोकोगे। जो मेरी स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि इस बार जो है कांटे की टक्कर रहेगी। और जैसे 3 कांग्रेस ने जीती थी, सुर्खी बाद में कन्वर्ट हुई है। कांग्रेस ने जिस तरीके से 2023 की चुनाव को लेकर जो घोषणाएं की थी, उनका 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज सिंह ने तोड़ निकाल दिया। रही महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस योजना का, और ये चुनौती बनेगा कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद एक आंधी आई कि मध्य प्रदेश में इस बार शायद कांग्रेस की सरकार बन जाए। और निश्चित तौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद जो कांग्रेस का माहौल बना था, एज पे थी और बढ़त ले रही थी, लग रहा था कि अब जो अभी भी उसको डाउन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दोनों अगर प्रत्याशियों को देखते हैं तो करवर लोधी भारी पड़ती अभी दिखाई दे रहे हैं। सुना है कि बंडा विधानसभा क्षेत्र में अभी काफी माहौल खराब हुआ है। भाजपा से कई नेता यहाँ पे दावेदारी कर रहे थे, सुधीर यादव थे, हरवंश सिंह राठौर थे, रणजोत सिंह बुंदेला थे। तो क्या स्थितियां हैं, ये क्या विरोध कर रहे हैं? लेकिन यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी का रोल देखने के लिए आया है। कई भाजपा नेता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। धरातल पर जनता का विरोध तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन नेताओं का विरोध जरूर है। अब नेताओं का विरोध भी है, साथ में ये जो खबरें आई हैं कि दमन की नीति भी चलाई गई है, तो उससे कम्युनिटी वाइज भी लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसके प्रमाण आने का जब तक नहीं आते, जब तक आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यदि उन कुशवाहा समाज नाराज है किन्हीं कारणों को लेकर, यदि दागी समाज वहां पर कुछ किन्हीं कारणों को लेकर नाराज है, यदि कुर्मी यादव समाज किसी कारणों को लेकर नाराज है, तो वो वोट कितने इनके खिलाफ जाते हैं, तो ये तो परिणाम बताएगा। यदि वो मैदान में आकर प्रोटेस्ट करते, आंदोलन करते, खिलाफत करते, तब तो वो काउंट किया जा सकता था विरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, जो कि 10 संभागों में बटी हुई हैं। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है। बुंदेलखंड के सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं, जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो 2 पर कांग्रेस है। अभी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक, आईबीसी न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट उमेश यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद भूपेंद्र। जैसा आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश की 2018 के विधानसभा चुनाव में इनके द्वारा कई विधानसभाओं का आकलन किया गया था। जिन प्रत्याशियों को इन्होंने चिन्हित किया था, उनमें से अधिकांश प्रत्याशियों को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। अभी हम सागर जिले की बात करते हैं, तो सागर जिले का परिवेश आपको कैसे दिखता है विधानसभा चुनाव के साथ? जो मेरी स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि इस बार जो है कांटे की टक्कर रहेगी। और जैसे पिछली विधानसभा चुनाव का परिणाम था कि 3 कांग्रेस ने जीती थी, सुर्खी बाद में कन्वर्ट हुई है, और बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई थी। लेकिन इस बार जो 2 महीने पहले की हम बात करें तो कांग्रेस इस पर चल रही थी। कांग्रेस ने जिस तरीके से 2023 की चुनाव को लेकर जो घोषणाएं की थी, उनका 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज सिंह ने तोड़ निकाल दिया। और लगातार इस तरीके से आक्रामक रूप से जो है योजनाओं को लॉन्च करने से लेकर उनके प्रचार प्रसार से लेकर सब जगह जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो निश्चित तौर पर जो कमलनाथ ने की घोषणाएं की थी योजनाओं की, उस पे ये बढ़त पे आ गई थी कांग्रेस उस समय पे। अब उन्होंने कहा था कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, और तमाम प्रकार की और भी जो की थी, उन सब की काट जो है शिवराज सिंह ने निकाल ली है। वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं और योजनाओं का जिस तरीके से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर अभी भाजपा आगे बढ़ गई है। तो जिन विधानसभा क्षेत्रों में डाउट था, सागर की बात करें 8 में से, कि यहाँ पे इस बार बदल सकता है परिणाम, जहाँ परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, वहां डाउट था 2-3 महीने पहले तक कि शायद कांग्रेस वहां पे कर जाए। लेकिन अब जो है बराबरी पर दोनों की स्थितियां आ गई। आपके कहने का मतलब है जो कांग्रेस ने योजना निकाली, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने छीन कर लगाएंगे? वो एक अलग विषय हो सकता है चर्चा का। इससे पहले भी हिमाचल में वो कर चुके थे कांग्रेस लागू, लेकिन ये कांग्रेस का दायित्व है कि वो बताए। ये हमारा दायित्व नहीं है कि हम बताएं किसने पहले किया है, किसकी कॉपी किसने की। हिमाचल में पहले ही जो है महिलाओं को
उनने ये राशि देना चालू कर दी थी, तो और फिर कर्नाटक में भी की, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में अब लागू हुई। तो ये कांग्रेस का दायित्व, उसको वो करे, लेकिन हमें पता है। लेकिन वर्तमान हम सिर्फ अगर यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश में और सागर में उसका असर देखें तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ती हुई भाजपा दिखाई दे रही। महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस योजना का, और ये चुनौती बनेगा कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद एक आंधी आई कि मध्य प्रदेश में इस बार शायद कांग्रेस की सरकार बन जाए। सवाल सिर्फ इस बात का है कि प्रचार तंत्र किसका ज्यादा है, कांग्रेस कितना, किसका संगठन ज्यादा है, कौन अपनी बात जनता तक पहुंचा पा रहा है। और निश्चित तौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद जो कांग्रेस का माहौल बना था, एज पे थी और बढ़त ले रही थी, लग रहा था कि अब जो अभी भी उसको डाउन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसकी काट करने के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार ने और शिवराज सिंह ने जो जितना योजनाओं का क्रियान्वयन में ताकत लगाई है, जो प्रचार प्रसार में ताकत लगाई है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में ताकत लगाई है, वो उस चीज को नेपथ्य में डाल दिया कांग्रेस की जो शुरू में एज चल रही थी। तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जो योजनाओं के प्रचार प्रसार से लेकर इम्प्लीमेंट से लेकर जो ज्यादा ताकत दिखा पा रहा है, वो अभी फिलहाल में उनकी रेटिंग ज्यादा आ रही है। तो अभी सेकंड लाइन पे कांग्रेस जरूर खड़ी है, लेकिन फिर भी जो है एकदम भी जनता की जो और दूसरे मुद्दे हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, या भ्रष्टाचार का मध्य प्रदेश में मामला हो, या तमाम प्रकार की जो भी विसंगतियां जो इसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो सवाल उठते हैं, उनको लेकर जो है जनता में आज भी विद्यमान है वो मुद्दे। और ये कितने क्रॉस करते हैं ये चुनाव में देखने मिलेगा, क्योंकि लाडली बहना योजना जो है उसका प्रभाव तो दिख रहा है, लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो उसमें उनको कई सवालों को लेकर वो सत्ता से अभी भी नाराज है, मध्य प्रदेश की सत्ता से अभी भी नाराज है, उनको उनके समाधान की भी प्रतीक्षा है। अभी अगर शिवराज सिंह और बीजेपी की जो सरकार है, महिलाओं के साथ साथ यदि जो पुरुष प्रधान जो समाज होता है, परिवार होता है, उनको भी यदि अपनी योजनाओं में सब सम्मिलित कर पाए, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए, उनके सवालों का जवाब दे पाए, तब हो सकता है कि इनसे और आगे निकल जाए। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं कि जितना ही कांग्रेस थी उतने ही भाजपा अभी थी दो महीने पहले तक, लेकिन अभी योजनाओं के मामले में और अभी इनको समय मिल गया, अभी आचार संहिता लगने में समय भी है, उनका भरपूर लाभ उठाया शिवराज सिंह ने और अभी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। सागर जिले की बंडा विधानसभा सीट आती है, जहां पर वीरेंद्र सिंह लोधी का नाम है ना यहाँ पर घोषित किया है। यहाँ पे काफी एंटी इनकम्बेंसी के रोल भी देखने के लिए आ रहे हैं। क्या नजारा है अब बंडा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, बंडा विधानसभा में वीरेंद्र सिंह लोधी को टिकट इसलिए दिया गया कि वो साइलेंटली तो वर्क कर रहे थे, वो चूंकि शिक्षक थे तो साइलेंटली वो पार्टी से काम कर रहे थे, लेकिन वो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी था, उनके पिता सांसद रहे, उनके भाई को भी टिकट मिला, पुराना परिवार है भाजपा से जुड़ा हुआ। वहां पर लोधी कम्युनिटी में भी जो उनका लंबरदार परिवार है उनकी अच्छी स्वीकारता है, तो इस वजह से वहां पर तरवर लोधी जो वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक हैं, तो उनकी लोकप्रियता भी कहीं ज्यादा अब आ गई है, उनको भी पसंद करने वाले लोग हैं, तो उनकी काट के लिए हो सकता है बीजेपी ने जो है उनको टिकट दिया हो। लेकिन तरवर लोधी से यदि कंपेयर किया जाए और लोधी कम्युनिटी की अगर उसमें वर्डिक्ट न जोड़ा जाए, उनकी पसंद ना जोड़ा जाए, तो दोनों अगर प्रत्याशियों को देखते हैं तो तरवर लोधी भारी पड़ती अभी दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र लोधी की अपेक्षा तरवर लोधी अच्छे प्रत्याशी के रूप में अभी जो उनकी टिकट घोषित होने के बाद उनकी नंबर बढ़े। सुना है कि बंडा विधानसभा क्षेत्र में अभी काफी माहौल खराब हुआ है। भाजपा से कई नेता यहाँ पे दावेदारी कर रहे थे, सुधीर यादव थे, हरवंश सिंह राठौर थे, रणजोत सिंह बुंदेला थे, तो क्या स्थितियां हैं, ये क्या विरोध कर रहे हैं? ये निश्चित तौर पर विद्रोह हर चुनाव में होता है, टिकट के बाद विरोधी भी होता है, लेकिन ये साहस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा जब चुनाव होगा। लेकिन यदि होता है, यदि त्रिकोणीय होता है, तो निश्चित तौर पर दोनों प्रत्याशियों को, कांग्रेस और भाजपा के जो घोषित हो चुके हैं, लगभग तरवर भी घोषित होने वाले हैं, उनका पक्का है, तो इनको बहुत जरूर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ऐसे समीकरण है वहां पर, क्योंकि वहां पर जितनी बाहुल्यता में लोधी कम्युनिटी है उतनी ही बाहुल्यता में लगभग जो है यादव कम्युनिटी भी है, एससी वोट भी भारी संख्या में है। लेकिन यदि त्रिकोणीय बनता है, यदि मेरा जो मानना है कि यदि वहां पर इन जो विद्रोह कर रहे हैं सुधीर यादव जैसे लोग हो सकते हैं, यदि अगर वो बहुजन समाज पार्टी से यदि वो मैदान में आ जाएंगे तो दोनों पार्टियों को मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि एक उन्होंने यादव कम्युनिटी में बंडा की अच्छा काम कर लिया है,
उनकी वहां पर ज्यादा स्वीकारता बन गई है। साथ में बीएसपी के टिकट होने की वजह से एससी वोट भी वो ले जाएंगे, तो वो तीनों के समकक्ष आके खड़े हो जाएंगे एक झटके में। लेकिन अब वो कितना साहस कर पाते हैं या कितना वो पार्टी की प्रतिबद्धता के साथ चलते हैं या विद्रोह करते हैं, उन पर निर्भर करता है। लेकिन यदि त्रिकोणीय बना तो एंटी इनकम्बेंसी सीधी दोनों लोक प्रत्याशियों को झेलनी पड़ेगी कि फिर वो तीसरी डाल जो है जनता को मिल जाएगी। और ये उस एंटी इनकम्बेंसी का जन्म जब ही होगा जब तीसरा प्रत्याशी मैदान में होगा। यदि तीसरा नहीं रहा तो इन दोनों में से जो जिसकी भी पोजीशन, जिसकी भी वर्किंग होगी, वो उसको लोग लाइन लगा के वोट डाल देंगे, हर कम्युनिटी के वोट। अब दूसरी बात करते हैं, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जहां से मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी विधायक यहाँ भी वर्तमान, लेकिन यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी का रोल देखने के लिए आया है। कई भाजपा नेता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राजकुमार धनोरा भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए, नीरज शर्मा भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कांग्रेस से। तो क्या लग रहा है आपको सुर्खी का माहौल? देखिए 2020 के उपचुनाव में भी यही माहौल था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 40,000 से ज्यादा मतों से गोविंद राजपूत और बीजेपी वहां पर विजयी हुई। इस जो अभी खबरें निकल के आ रही हैं, वो उन खबरों पे ज्यादा विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि सभी चुनाव में सभी प्रकार की चीजें होती हैं और गोविंद राजपूत लगातार 20-25 सालों से उस क्षेत्र में एक्टिव है, वहां से कई दफे विधायक रहे हैं। तो उनका जो नेटवर्क है वो जमीनी नेटवर्क है। और दूसरा पहलू देखा जाए तो वहां जातिवाद भी, जातीय गलत बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। तो जो अब देखना है कि कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसके अकॉर्डिंग वो स्थितियां बनेंगी। हाँ, विरोध की बात आती है, असंतुष्टों की बात आती है, लेकिन अभी तक जो है धरातल पर जनता का विरोध तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन नेताओं का विरोध जरूर है। अब नेताओं का विरोध भी है, साथ में ये जो खबरें आई हैं कि दमन की नीति भी चलाई गई है, तो उससे कम्युनिटी वाइज भी लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसके प्रमाण आने का जब तक नहीं आते, जब तक आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यदि उन कुशवाहा समाज नाराज है किन्हीं कारणों को लेकर, यदि दागी समाज वहां पर कुछ किन्हीं कारणों को लेकर नाराज है, यदि कुर्मी यादव समाज किसी कारणों को लेकर नाराज है, तो वो वोट कितने इनके खिलाफ जाते हैं, तो ये तो परिणाम बताएगा। यदि वो मैदान में आकर प्रोटेस्ट करते, आंदोलन करते, खिलाफत करते, तब तो वो काउंट किया जा सकता था विरोध। लेकिन यदि वो साइलेंट विरोध है तो उसको आप दर्ज नहीं कर सकते। हाँ, नेता इन कम्युनिटी के निकल के आ रहे हैं और उनको ये भरोसा है कि मेरी कम्युनिटी के लोग भी अब इनके बिलक जाएंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के साथ इनने इस तरीके का व्यवहार हुआ या एक कोई केस हुआ, उसका अगर ब्लेम गोविंद राजपूत पर आया है, तो उनने जो कम्युनिटी के नेता है वो आधार उसको मान के चल रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, कम्युनिटी में कितनी आग है, क्या उनको जरूरत है इस बात की कि नहीं हमें अब गोविंद राजपूत जी को का विरोध करना है, अब हमें ये विधायक नहीं चाहिए जैसा उनका नेता कह रहा है कम्युनिटी की। तो ये सब परिणाम जब आएगा तभी ये आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन आप पहले से प्रेडिक्शन इस बात का नहीं कर सकते हो कि जो कम्युनिटी के नेता और विरोधी नेता जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो वही विरोध जनता में भी है, ये बेईमानी है कहना। अब उसके बाद दूसरा रुख करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के दूसरे मंत्री की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह जी की, जिनका खुरई विधानसभा क्षेत्र है। उस खुरई विधानसभा क्षेत्र का क्या आप विश्लेषण लगाते हैं? देखिए, नो डाउट वहां पर जो जिस तरीके से प्रचार है कि वहां खुरई में विकास है, तो निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र में विकास है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसमें नेटवर्क और पहुंच लोगों तक, असंतुष्ट लोगों को भी संतुष्ट करने की जो चीज हो सकती है, वो तो ने बहुत हद तक जो है काबू पाया है। और बहुत वहां पे भी जो सुर्खी में बात है वो वही खुरई में भी देखने को मिल रही है कि, और उन्होंने कहा भी मंच से, मैंने सुना है कि देखिए राजनीति में सब कुछ जायज है, हमारी प्रतिस्पर्धा यदि किसी से है और कोई अगर सामने से विरोध आता है तो हमें निश्चित तौर पर ये अधिकार है प्रतिद्वंदी होने के नाते कि हम अपना कंपटीशन कम करें। तो वो अगर कोई जो प्रचारित होता है कि अगर इनने कहते हैं कि दमन चक्र चलाया है और ये किया है, तो वो खुद ही कह चुके हैं उस चीज को कि ये जायज है, मोहब्बत और जंग में कहते हैं जायज है। तो ये हो सकता है कि वो कोई कारण रहा हो यदि इनकी आरोपों में सच्चाई है तो। लेकिन जो नेटवर्क की बात है या जो संपर्क की बात है या जो विकास की बात है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई विरोध है जिस तरीके से बातें निकल के सामने आती हैं। हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातें आई, जेल गए, सब बातें हैं, तो ये चीजें जो हैं अगर उनमें सच्चाई है, अगर वो प्रताड़ित हुए हैं और यदि जनता ये समझ रही है कि ये गलत किया है, तो वो परिणाम देगी जनता। और अगर जनता विरोध में नहीं होगी तो वो जीत के आ जाएंगे। अरुणोदय चौबे निकल कर वापस आएंगे कांग्रेस? ये तो अरुणोदय चौबे बता सकते हैं।
ये अरुणोदय चौबे बताएंगे उनकी क्या स्थितियां हैं। वो उसको जब वो आएंगे तब हम उनका एनालिसिस अपन करके बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब हम रहली विधानसभा क्षेत्र की ओर रुख करेंगे। गोपाल भार्गव जी की विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या स्थिति दिख रही है? तो कमोबेश उनकी पकड़ तो अच्छी है, लगातार जो उनने जमावट की है तो उनका मार्जिन जरूर जीत का कम होता जा रहा है हर बार। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो ओबीसी महासभा सक्रिय है, ओबीसी के लोग वहां सक्रिय, वो ज्यादा उनको चुनौती दे रहे हैं। वर्तमान में कुछ स्थितियां तो बिगड़ी हैं थोड़ी, कम्युनिटी वाइज कुछ विरोध हुआ है, कुछ असंतुष्ट हुए हैं उनके लोग, और वहां पर जो कुर्मी बाहुल्यता है और कुशवाहा है, कुछ राजपूत भी हैं जो अभी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के चलते इनके विरोध में आए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी थी कमलेश साहू, वो भी दमदारी से उन्होंने भी मंत्री का सामना किया। उनकी भी वो भी तारीफ के काबिल है कि मंत्री के क्षेत्र में रहती है। हालांकि उनमें इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि उनको कमलेश साहू को वो प्रत्युत्तर नहीं मिला जो शायद दूसरी विधानसभाओं में कांग्रेसियों को मिल सकता है। उनका कहना है कि ऐसा दमन की राजनीति थी, शायद उस चीज से रहली में कमलेश साहू कुछ हद तक तो बचे रहे। वहां पर गोपाल भार्गव ने स्त्री आक्रामक पोजीशन या आक्रामक स्टेप नहीं लिए हैं कांग्रेसियों के खिलाफ, लेकिन उनकी मेहनत जो है निश्चित तौर पर इस लेवल की है कांग्रेसियों की कि वो इस बार और करीब टक्कर देने की स्थिति में दिखाई तो दे रहे हैं। ये इस चुनौती देखते हुए गोपाल भार्गव भी सतर्क हैं और वो और उनके बेटे जो हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर होगी। बहुत बड़ा अंतर तो नहीं होगा, एकदम क्लीन स्वीप जो है अपन कहते हैं वो नहीं देंगे उनको, गोपाल भार्गव जी को, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत तो कमोबेश रहती है। उनका काम इतना ज्यादा है कि अभी कांग्रेस को अवसर नहीं मिला है, तो वो अपने काम के आधार पर और संबंधों के आधार पर जो है वो भारी पड़ते आए हैं, लेकिन इस बार जीत का अंतर निश्चित तौर पर कम होता दिखाई दे रहा है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप लारिया विधायक है, कहा जा रहा है कि उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, मुझे तो ज्यादा नेगेटिविटी देखने नहीं मिली है। प्रतिद्वंदी लोग जो हो सकते हैं तो वो जरूर को प्रचारित करते हो टिकट के लिए या अवसर के लिए, लेकिन जनता में मुझे तो प्रदीप लारिया की नेगेटिविटी नहीं मिली है और उनका कोई कारण मुझे नहीं लगता है कि उनका टिकट भी कटे, क्योंकि बस प्रतिद्वंदिता के चलते दूसरे जो लाइन में है टिकट के वो जरूर उनके कारण ये सब चीजें आती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं अभी तक की समीक्षा मैंने जो की है, जो भी मैंने टॉक शो किए हैं, मैं गया हूँ। और डेवलपमेंट के मामले में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विकास अगर देखा जाए अपने सागरी विधानसभा और नरियावली की समीक्षा की जाए, बाकी तो अब बात चीजें हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं कम नहीं है मकरोनिया का विकास आपकी शुरू की और सॉरी माफ कीजिएगा खुरई और रहली में से। आप देखेंगे सागर एक मंडी बनकर रह गया है, उपनगर कहलाता था मकरोनिया आज महानगर का रूप लेता जा रहा है। सारे मल्टीनेशनल कंपनियों की जो मॉल हैं वो यहाँ है, सारे थिएटर यहाँ पे हैं। तो ये जिस तरीके से डेवलप हुआ है और इसमें जो ओवरब्रिज इनने अपनी विधानसभा में दी है, मुझे लगता है कि सागर बुंदेलखंड में कहीं किसी ने दी। 8-9 ओवरब्रिज जो रेलवे ओवरब्रिज जो है रहली नरियावली विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं, कई बन गए हैं, कई निर्माणाधीन है, चल रहे हैं। सागर विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या बोलेंगे आप, जबकि शैलेंद्र जैन यहाँ से 3 बार विधायक, आज भी वो बहुत मजबूत स्थिति में है। शैलेंद्र जैन का व्यक्तिगत संपर्क है, 30-40 हजार लोगों को नाम से जानते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस को सागर में बीजेपी चुनौती नहीं है, शैलेंद्र जैन चुनौती है। तो निश्चित तौर पर अभी वो तो मजबूत स्थिति में है। देवरी विधानसभा क्षेत्र की बात, देवरी में तो हर्ष यादव बढ़त है, उसके भी उनके वहां पे उनका लोकप्रियता और काम, उनका सरल स्वभाव तो प्लस है ही, साथ में जातीय अगर स्थितियां देखें तो कमोबेश वहां पर कोई भी स्थिति बने, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, उसको छोड़कर बाकी कम्युनिटी जो है दलगत राजनीति भूलकर हर्ष यादव के साथ आ जाती है। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और उसका मैं एक कारण और मानता हूँ कि देवरी विधानसभा क्षेत्र में यादव कम्युनिटी की संख्या कम है। और आप फिर भी आपको लगता है कि हर्ष यादव जी को बढ़त मिल सकती है? मिलेगी निश्चित तौर पर। मैंने वो पूरी बात नहीं हो पाई कि उसका कारण क्या है। देवरी विधानसभा क्षेत्र में यादव कम्युनिटी की संख्या कम होने का ही लाभ मिलता है हर्ष यादव, क्योंकि यादव कम्युनिटी पर सबसे पहले उपद्रव करने का या अत्याचार करने का वो आरोप बहुत जल्दी लग जाता है कि अगर उनकी जाति का कोई प्रतिनिधि है तो वो अत्याचार करेंगे। हालांकि ये
सच्चाई नहीं है, लेकिन विरोधी जो है उसको प्रचारित कर देते हैं और उसकी हानि यादव जनप्रतिनिधि को हो जाती है। तो उस चीज से वो बचे हुए हैं। तो होता क्या है कि यदि वहां पर किसी भी एक कम्युनिटी के व्यक्ति को टिकट देते हैं तो बाकी की कम्युनिटी जो है वो हर्ष यादव के साथ आ जाती है, तो इस वजह से उनको जीत सुनिश्चित हो जाती है। बीना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां से महेश राय जी विधायक हैं, लेकिन देखा जाता है आमतौर पर लगातार वहां पर कैंडिडेट बदलते जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार कैंडिडेट बदलेंगे भाई? बदलने की बहुत संभावना है वहां पर। और जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है वहां पर। हालांकि ये निजी मामला है पार्टियों का, लेकिन मुझे राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से वो चरित्र का विश्लेषण हो जाएगा। और जरूरत है मतलब हम उनको नकार रहे हैं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम वर्तमान विधायक के बारे में या उनके चरित्र के बारे में या उनकी कैपेबिलिटी के बारे में चर्चा करें। हम सिर्फ राजनीतिक समीक्षाएं कर सकते हैं। तो वो जो है कि बदलना न बदलना पार्टियों का है, लेकिन वहां पर जो दावा है वहां पर अहिरवार वोट का दावा है। अहिरवार वोट वहां पर 51,000 वोट बीना विधानसभा में अहिरवार समाज की वोट है। उनका आरोप है कि लंबे समय से दोनों पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया है। एससी पे आने के कारण राय और जो खटीक है वो जो है उसका लाभ ले जाते हैं, और अहिरवार समाज संख्या में अधिक होने के कारण भी उनको टिकट नहीं मिलते। तो इस बार जो है कांग्रेस की अगर रणनीति देखी जाए तो उनका बहुत ज्यादा झुकाव अहिरवार की तरफ है कि इस बार जो है राय और खटीक के अलावा अहिरवार को दिया जाए। लेकिन उनका एक ड्रॉबैक भी है कि जो बीना का शहरी वोटर है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो अहिरवारों को कम वोट देते हैं, इस वजह से पार्टी जो है खटीक और राय को टिकट दे देती थी। इस बार बदलाव हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर लग रहा है कि दोनों दल टिकट बदलने की स्थिति में हैं, क्योंकि महेश राय बहुत कम मार्जिन से जीते थे। तो जो बीजेपी की जो क्राइटेरिया सुनने में आ रहा है उसमें वो फंस रहे हैं और उनको मजबूत कैंडिडेट बीजेपी नहीं मान रही है। तो हो सकता है कि उनका टिकट काट दे और कांग्रेस भी जो है वो किसी नए चेहरे को लाएगी। जो तो हो गई सागर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र की, मतलब 8 विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा। अगर हम बात करें वर्तमान में 6 पर भारतीय जनता पार्टी है तो 2 पर कांग्रेस है। आपको क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या आंकड़े बैठेंगे? किस पार्टी के पास कितनी सीट? मुझे लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। जिले में 1 से 2 सीट उनकी कांग्रेस की बढ़ सकती है। किस विधानसभा में लीड दिख रही है? देखिए ये तो टिकट घोषित होने के बाद जो है वो परिस्थिति साफ होगी, क्योंकि ये वो विधानसभाएं बची हैं यहाँ पर या तो चुनौती है कांग्रेस को या जातिगत पैच फंसा हुआ है। जैसे सागर विधानसभा की बात करें तो सागर विधानसभा में जो पार्टी पहले टिकट देगी वो दूसरी पार्टी का टिकट प्रभावित करेगी। अगर ये जो प्रचलित जो चीजें हैं अगर वही मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी से सागर में शैलेंद्र जैन के टिकट पक्का मान के चल रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ सशक्त दावेदार कांग्रेस से निधि जैन या सुनील जैन का मान के चल रहे हैं, तो ये स्थितियां मेरे हिसाब से नहीं बनेगी। दोनों पार्टियां ये स्थितियां नहीं बनने देंगी कि भाई भाई को सामने लड़ाए। लेकिन अब इसमें होगा ये कि जो भी पहले टिकट देगा तो दूसरी पार्टी अपना टिकट बदल देगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए मान के सुनील जैन का हुआ तो शैलेंद्र जैन बदल सकता, तो ये कांग्रेस भाजपा कर सकती है। हालांकि उसके दूसरे भी एस्पेक्ट हैं कि वो वाले ही रहे, नहीं बदलेंगे साहब हम, तो फिर हो सकता है कांग्रेस को अपना टिकट बदलना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन भाई भाई सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये होगा कि यदि शैलेंद्र जैन रहेंगे तो कांग्रेस जो है ओबीसी को भी दे सकती है, और यदि यहाँ सुनील जैन का पहले घोषित होता है तो हो सकता है कि बीजेपी जो है शैलेंद्र जैन को बदलकर दूसरी और कम्युनिटी को जो यहाँ कहीं मोबिलाइज करना रह गया हो सकता है उस कम्युनिटी को वहां से सागर से टिकट दे दे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीनों के बाद कांग्रेस की सरकार गिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो 22 समर्थक विधायक कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय भाजपा की सरकार बनाई। अब 2000 उपचुनाव में जो चुनाव हुआ तो हुआ, लेकिन अब 2023 का जो आम विधानसभा का चुनाव है, तो आपको लगता है कि सिंधिया जी और 22 समर्थक विधायकों के लिए क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? अब वो पूरे जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो उनकी ही जो रीति नीति है उसका तो पालन वो कर रहे हैं, उनको करना भी पड़ेगा। उनकी जो समितियां हैं, जो उनके छानबीन समिति है या टिकट वितरण की जो समितियां हैं, जो वो रिपोर्ट देंगी वो मानना पड़ेगा। और मेरे अभी जो सामने आ रहा है कुछ सिंधिया समर्थकों का टिकट भी कटा है अभी जो 39 हुई थी, तो अब वो ओतप्रोत हो गए हैं, वो पूरे उसमें शामिल हो गए हैं। और अभी जो भी अगर रिपोर्ट आएगी कि अगर सिंधिया समर्थक की स्थिति खराब होगी और भारतीय जनता पार्टी यदि
उनका टिकट काटने का कहेगी तो मुझे नहीं लगता कि अब सिंधिया जी उनका विरोध करेंगे, क्योंकि उनका ज्यादा मैकेनिज्म तगड़ा है इस मामले में। उनके पास पूरा नेटवर्क है, इतना बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो विद्रोह की स्थिति नहीं बनेगी। और अब इसको बांट के देखा जाना अब उचित नहीं रहेगा। 4 साल हो गए हैं, सिंधिया समर्थक और सिंधिया भाजपा या मुख्य भाजपा का ये दौर अब खत्म होने वाला है। या तो इस चुनाव में, क्योंकि अधिकांश ये जो खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं जो है वो सिंधिया समर्थकों की स्थितियां कमतर हैं, तो अगर वो बीजेपी की सर्वे आती है कि कमतर हैं तो वो काट देंगे, उसका विरोध सिंधिया जी नहीं करेंगे, क्योंकि अब पूरा सबका लक्ष्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे त्राहिमाम के संपादक उमेश यादव जी, जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का क्या विश्लेषण रहेगा, मध्य प्रदेश की जनता किसकी सरकार सुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक